Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 जून 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है फिलीपींस को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया को लेकर दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है 2006 का, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मीडियम वाली एंटरप्राइजेस होती हैं ये वो होती हैं जिस एंटरप्राइज के अंदर में प्लांट और मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ और 25 करोड़ के आसपास, यानी इस 15 करोड़ और 25 करोड़ के बीच में होता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है जितने भी बैंक लोन्स होते हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं, ये सारे के सारे जो लोन्स हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर में क्वालिफाई होते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, क्योंकि जब जब कोई भी चीज़ को GI टैग मिला है, वो जो न्यूज़ है वो कवर हुई है, तब तब हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला है। और हमने GI टैग को लेकर पिछले कुछ सालों में देखा है UPSC के पेपर में बहुत बार जो सवाल है वो पूछे गए। न केवल UPSC, हर एक एग्जामिनेशंस में GI टैग को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी द हिंदू का ये आर्टिकल है जहाँ पर मेंशन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट्स को अभी GI टैग दिया गया है। और वो 7 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप उनके नाम देख पा रहे होंगे। तो एक एक करके समझेंगे 7 प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनके नाम तो ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे नाम दे दिया जाएगा स्टेटमेंट के अंदर में और पूछ लिया जाएगा इनमें से किन किन चीज़ों को GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, आओ एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको नाम ही पता होना चाहिए कि वो 7 प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली कौन कौन से हैं। पहला है अमरोहा ढोलक। अमरोहा ढोलक एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक नेचुरल वुड से बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें कौन कौन से पेड़ की लकड़ी यूज़ की जाती है, आम की यानी मैंगो, जैक फ्रूट या फिर टीक वुड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्लस यहाँ पे जो इन ड्रम्स का यानी जो ये ढोलक बनते हैं इनका जो बेस बनाया जाता है वो बेस बेसिकली एक एनिमल स्किन यानी कि जो गोट स्किन है, बकरी की चमड़ी से यहाँ पर उसको बनाया जाता है। तो ये हुआ पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट है बागपत होम फर्निशिंग्स। बागपत और साथ ही साथ में मेरठ दोनों ही जगह अपने हैंडलूम होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे कई सारे जो हाथ की बुनाई से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि हम लोग अपने घरों के अंदर में यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट। तो बाराबंकी और बाराबंकी के आसपास के जो एरियाज़ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बुनाई वगैरह करते हैं, काफ़ी सारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, हाथ से बुनाई वगैरह करके काफ़ी सारी चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, तो बाराबंकी के जो भी यहाँ पर हैंडलूम प्रोडक्ट्स है उसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कल्पी हैंडमेड पेपर। तो कल्पी जाना जाता है हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हाथ से यहाँ पर इन पेपर्स को बनाया जाता है। इवन यहाँ पे बात की जा रही है मुन्ना लाल खद्दारी, एक गांधीयन है, इन्होंने यहाँ पर इस क्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1940 के अंदर में। तो ये भी ध्यान रखना है, ये एक हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग है जो कि कल्पी के अंदर में की जाती है, इसको भी GI टैग मिला है। उसके अलावा महोबा गौर पत्थर हस्ताशिल्प
अब देखो यहाँ पर ये जो महोबा गौर पत्थर हस्ताक्षर नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर पत्थर एक स्टोन का यूज़ किया जा रहा है। स्टोन के ऊपर एक क्राफ्ट को बनाया जाता है। जो स्टोन यहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको साइंटिफिकली एक नाम से जानते हैं, वो नाम है पायरोफ्लाइट स्टोन। क्या नाम है? पायरोफ्लाइट स्टोन। एक सॉफ्ट स्टोन होता है, काफ़ी चमकदार होता है। इससे यहाँ पे काफ़ी सारी इसके ऊपर जो क्राफ्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। देन उसके बाद में मैनपुरी तरकशी। नाउ ये जो मैनपुरी तरकशी है ये भी एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी के हिस्से पर जो पतली सी वायर होती है, जो ब्रास की वायर होती है, उस पतली सी वायर से क्या होता है, एक ड्राइंग को बनाया जाता है, कला को बनाया जाता है। जैसे आपने थंबनेल में वो जो पिक्चर देखा होगा गणेश जी का, वो बेसिकली यहाँ पर मैनपुरी तरकशी का ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर हम लोग वुडन सैंडल्स का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में ब्रास का वायर यूज़ किया जाता है। ब्रास के वायर से जो है ऊपर ये जो ड्राइंग्स हैं, ये जो आर्ट है वो यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और है जिसको जीआई टैग मिला है, वो है संबल हॉर्न क्राफ्ट। अब संबल हॉर्न क्राफ्ट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जानवर जो कि मर चुके हैं, उनसे निकला हुआ रॉ मटेरियल्स कह सकते हो, जो सींग होते हैं बेसिकली, उनके सींग का प्रॉपरली यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और ये जो क्राफ्ट है ये भी प्रॉपरली और कह सकते हो पूरी तरह से हैंडमेड है। इसमें जो सींग है, सींग से मग बना दिया या बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर बनाया जाता है। काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए जाते हैं मरे हुए जानवर के सींगों से। ठीक है, तो यह है संबल हॉर्न क्राफ्ट। तो ये 7 के 7 नाम ज़रूर से ध्यान रखना और याद रखना, ये किसी न किसी वजह से न्यूज़ में है और वो जो न्यूज़ है वो है जीआई टैग वाली। अब क्वेश्चन ये है कि चलो इनको जीआई टैग दिया गया, लेकिन ये तो बता दो कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट को एक प्रकार का नाम या फिर साइन दिया जाता है, या फिर कह सकते हो एक प्रोडक्ट को उसकी पहचान दी जाती है कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है। जैसे अभी यहाँ पर आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स के नाम पढ़े, इनको जीआई टैग मिला है, तो आपको पता चल चुका है ये उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अभी जब हम लोग बात करते हैं, जो एक चाय आती है, चाय अलग अलग जगह की आती है, लेकिन जो दार्जिलिंग वाली टी है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। सिल्क की बात करेंगे, कंचीपुरम सिल्क को यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप उस पर्टिकुलर जगह का नाम यहाँ पे उसके साथ में लिंक कर देते हो, उस जगह से जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है उसके साथ में लिंक कर देते हो जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग मिलने से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन बेसिकली उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, उसकी स्पेशलिटी बेसिकली बढ़ जाती है। उसके साथ साथ इतना कुछ होने के साथ साथ पता है क्या है कि एक प्रोडक्ट को जैसे जीआई टैग मिलता है ना, वो प्रोडक्ट कहीं दूसरी जगह पर कॉपी ना हो जाए, और कॉपी होने के बाद में कहीं दूसरे वाले लोग ये ना कहने लगे कि ये कला हमारी है, हमने यहाँ पर इसकी शुरुआत की है। तो कॉपी होने से भी यहाँ पर बचाता है जीआई टैग। जैसे कॉपीराइट का लॉ काम करता है, वैसे यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग भी काम करता है। ठीक है, जीआई टैग का एक और फ़ायदा होगा, इससे किसी प्रोडक्ट को एक पहचान मिलती है, दुनिया भर में पहचान मिलती है। इससे क्या होगा, उस एरिया की जो इकॉनमी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएगी। कैसे? क्योंकि लोग जानते हैं जीआई टैग वाला सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और ये यहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो वहीं से परचेज़ करेंगे, एक ओरिजिनलिटी हमको मिलेगी। तो इससे यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकॉनमी है वो भी काफ़ी ग्रो करती हुई नज़र आती है। उसके बाद जो जीआई टैग अगर किसी भी सामान के ऊपर रजिस्टर किया जाता है वो कम से कम 10 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे अभी इन 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, ये आने वाले 10 साल के लिए वैलिड रहेंगे। अच्छा, और आगे इसको कंटिन्यू करना हो तो ठीक है, आप उसको वापस से रिन्यू भी करवा सकते हो। वापस से रिन्यू करवा के फर्दर आगे इसको जीआई टैग का जो रिकग्निशन मिला है उसको बनाए रखा जाया जा सकता है। ठीक है, अब जीआई टैग को लेकर कुछ हमारे पास में नियम कानून है, लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, ऑब्लिगेशंस है, वो क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास में एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो इस एक्ट की मांग है कि देखो, ये एक्ट के थ्रू ही किसी भी प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग मिलता है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो इसी कानून के तहत यहाँ पर एक प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके अलावा जो ये पूरा जीआई टैग का प्रोसेस है, इसको गवर्न और डायरेक्ट करने का काम कौन करता है, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली यहाँ पर एक अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम लोग ट्रिप्स एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, या मोटा मोटा आप ध्यान में रख सकते हो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया भर में व्यापार को रेगुलेट करने का काम करता है। तो क्या है क्वेश्चन कि जीआई टैग को कौन यहाँ पे, मतलब जो पूरा जीआई टैग का प्रोसेस इसको गवर्न और डायरेक्ट करने का काम किसका है, या फिर जो जीआई टैग को लेकर हमारे पास में एक पर्टिकुलर एक्ट है 1999 का, इसको गवर्न और डायरेक्ट करने का काम किसका है, तो हमारे WTO का है, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
समझ गए ना। तो भारत ने इस वाले कानून को 1999 वाले कानून को कैसे बनाया है, WTO का जो ये एग्रीमेंट है इसके सारे नियम कानून को फॉलो करते हुए। नाउ अब देखो यूपीएससी ने कई बार जीआई टैग को लेकर सवाल पूछा है, मैं आपको एक एक करके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यूपीएससी का 2018 का सवाल है। सवाल क्या था कि इंडिया ने जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को तैयार किया है। ये कानून भारत ने बनाया है ताकि हम कौन से बॉडी की, नीचे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं ना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्डर हैं उसको फॉलो करें। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगेन कोई लिंक नहीं है। ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अगेन कोई लिंक नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ इसका लिंक है, अभी तो हमने पढ़ा था कि WTO ही यहाँ पर ये सारा गवर्न करने का मेन काम कर रहा है। तो इस एक्ट को भी यहाँ पे WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाया गया। समझ गए। आगे आते हैं अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो 2018 वाले मैंने आपको बताया। फिर 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक ट्रेंड बना हुआ है। 2022 में एक चीज़ है गुच्ची। गुच्ची को जीआई टैग मिला था, इस वजह से यहाँ पर ये सवाल पूछ लिया गया। तो सवाल ये था कि गुच्ची कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और बताना था कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो ऑप्शन ए गुच्ची क्या ये एक फंगस है, ऑप्शन बी क्या ये हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ में ग्रो करता है, या फिर ऑप्शन सी क्या ये कमर्शियली कल्टीवेटेड है, यानी कि जो हिमालयन फुट हिल्स हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वहाँ पर कमर्शियली इसको ग्रो किया जाता है। तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो बिल्कुल गुच्ची एक फंगस है, प्लस यहाँ पर हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ में ग्रो किया जाता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको जीआई टैग मिला था, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, तो ऑरिजिन वगैरह पूछ लिया जाता है। ऐसे 2015 में एक और सवाल पूछा गया। 2015 वाला सवाल देखो, उस समय पर भी कुछ सामान को जीआई टैग मिला था। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अकॉर्डेड जीआई टैग, जीआई इंडिकेशन स्टेटस। यानी 3 चीज़ आपको दी गई है नीचे और पूछा गया इन तीनों में से किसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें क्या क्या हैं। पहला है बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज़, दूसरा है राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, फिर तीसरा है तिरुपति लड्डू। तो इन तीनों में से किस किस को जीआई टैग मिला है ये आपसे पूछा गया। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 2015 में सवाल पूछा गया था, 2015 के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज़ और दूसरा तिरुपति लड्डू, इन दोनों को यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है वो दिया गया है। तो आपने देखा कई सारे क्वेश्चंस बने, इस वजह से यहाँ पर इसको थंबनेल पर लगाकर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया गया। आते हैं अगले आर्टिकल पर। फ्रंट पेज पर ही एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को हम लोग अपने GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हैं। तो हुआ क्या है, बात की जा रही है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। आपको पता होगा आज से 2 दिन पहले शायद 27 जून को मैंने द हिंदू के वीडियो में बोला भी था कि मैप में देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक बार जाकर देख लेना। ठीक है, अब आज आपको पता चल जाएगा ये क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस समय पर भी न्यूज़ में था और अभी द हिंदू के अंदर भी ये पब्लिश हो चुका है। देखो पहली चीज़, ये जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है, लोकेशन ज़रूर ध्यान रखनी है। यह है ओडिशा के अंदर में। लोकेशन मैक्सिमम टाइम्स पूछी गई हैं, तो ये ओडिशा के खासकर जो बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। जो याद रखने वाला पॉइंट था वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। अब समझते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि जो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसके अंदर कई सारे अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातियां हैं, कई सारे पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, लेकिन साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सेंचुरी में कई सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स रह रहे थे, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं वो भी रह रहे थे। लेकिन अभी क्या किया गया, रिसेंटली यहाँ पर उन लोगों का जो सेटलमेंट है उसको चेंज किया गया, यानी कि जो लोग जंगल में रह रहे थे, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह रहे थे, तो उनको वहाँ से रीलोकेट किया गया, उस एरिया से हटाकर उनको दूसरी जगह पर किसी दूसरे गांव में शिफ्ट किया गया। एक परमानेंट सेटलमेंट उनको दिया गया। इससे वो लोग भी खुश हैं और इस वजह से बोला जा रहा है कि अभी तक का हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा रीलोकेशन जो कि शांतिपूर्वक किया गया है वो ये वाला है। ठीक है, पूरे देश का सबसे बड़ा शांतिपूर्वक रीलोकेशन ये वाला है। इस वजह से जो क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगभग 400 के आसपास जो परिवार हैं वो रहा करते थे। धीरे धीरे करके सबको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया, और क्योंकि देखो इन लोगों को भी पता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि लोगों के पास में नई नई फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ को लेने के लिए वो यहाँ पर दूर दूर तक जा रहे हैं। दूसरी चीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हुए जितने भी लोग हैं ना, इनके पास में ना ही तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी, ना ही हेल्थ केयर, ना ही एजुकेशन की कोई फैसिलिटी थी।
बट अभी क्या हुआ है, इनको ये सारी चीज़ें चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर इन लोगों ने दूसरी जगह पर अपना जो परमानेंट सेटलमेंट है वो करने के लिए रेडी हुए और शांतिपूर्वक इन सभी लोगों को शिफ्ट किया गया। और हर एक जो एलिजिबल फैमिली थी उनको 15 लाख रुपए का जो कंपनसेशन है, जो मुआवजा है, वो भी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने घर वर को छोड़कर वो निकले हैं दूसरी जगह पर रहने के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मामला। नाउ अब थोड़ा सा हम लोग देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशंस भी आपने पता होनी चाहिए। पहली चीज़, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ओडिशा वाले राज्य में है। ओडिशा राज्य में भी जो खासकर हीराकुंड डैम है और साथ ही साथ में ओडिशा राज्य का रिजर्वायर है, इन दोनों के बीच में आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1985 में। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके बारे में इतिहास में भी स्पेशली मेंशन किया गया है। एक फ्रीडम फाइटर की वजह से, उन फ्रीडम फाइटर का नाम है वीर सुरेंद्र साय। देखो हुआ क्या था, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरा का पूरा विद्रोह चल रहा था, रेबेलियन चल रहा था, तो उस दौरान जो वीर सुरेंद्र साय जी थे, इन्होंने अपना जो पूरा बेस है वो इसी सेंचुरी के अंदर में बनाया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतिहास में भी इसका लिंक देखने को मिलेगा। बाकी इस सेंचुरी के अंदर में कई सारे अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातियां और कई सारे अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जानवरों की बात करेंगे तो खासकर इंडियन बाइसन, वाइल्ड बोर्स, सांबर डियर वगैरह यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ के नेचर की बात करेंगे तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कई सारी जो बर्ड्स हैं वो विंटर के समय पर आती हैं। देवरीगढ़ से रिलेटेड ही यहाँ पर एक इनिशिएटिव भी है जिसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो, वो है देवरीगढ़ 48 इनिशिएटिव। तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ डिवीजन है, इन्होंने यहाँ पर देवरीगढ़ 48 इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, ताकि जो विलेजर्स हैं प्लस वहाँ का वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर है, जो जानवर हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग रोक सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि इन सारे परिवारों को यहाँ से हटाया गया है ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग थोड़ा सा रोक सकें। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हो कि अब ऑब्वियस सी बात है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंसान रह रहे हैं, तो ये ना कई बार ऐसा होता है कि जानवरों के सामने आ जाएं। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। उस संघर्ष के अंदर में कभी जानवर इंसान को मार देता है, इंसान जानवर को मार देता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो उसको भी यहाँ पर अवॉइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये काम किया गया, इनको रिलोकेट किया गया। कंप्लीट। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपके साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जिनको पता है वो आगे बढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुने। देखो यहाँ पर इस चैनल पर एक पेड ग्रुप भी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, जिसको कई सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, अब नोट्स बनाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता उनको रह नहीं गई है। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पर वीडियोस के अंदर में कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसका आप नोट्स बनाने बैठोगे 3-4 घंटे इसमें लगा दोगे तो बाकी की पढ़ाई कब करोगे। तो उसका एक अच्छा सा सोल्यूशन है कि आप यहाँ पर इस प्रकार से एक पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब है कि यहाँ पर एक बहुत मिनिमम अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि आपसे कई हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं उसके बाद यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे केवल और केवल 499 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है। आप कहोगे ये भी अमाउंट बहुत बड़ा है। देखो ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जब आप इसका एक्सेस देखोगे, क्योंकि आपसे लोग हज़ारों रुपए चार्ज करने के बाद में 1 साल का एक्सेस देते हैं। भाई 1 साल के लिए आपके पास में वैलिडिटी है, 2 साल के लिए वैलिडिटी है, 6 महीने की वैलिडिटी है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपने केवल 499 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है केवल 1 टाइम के लिए, और हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए एक्सेस आपको उस ग्रुप का मिल जाएगा। और इतना तो यहाँ पर आप एज इट इज़ मतलब कभी भी खर्च कर ही देते हो, है ना। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर नोट्स ना जो नहीं बनाना चाहता खासकर उनके लिए, क्योंकि सारी चीज़ें एज अ पेस्टेड कंटेंट पूरे ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दी गई हैं। जब मन चाहे आप उसको रीड कर सकते हो, चाहे नेट ऑफ हो चाहे ऑन हो, आप आराम से उसको रीड वगैरह कर सकते हो, और ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी लेनी है तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेड ग्रुप डेमो लिंक आपको दिया गया है। उस लिंक को आप क्लिक करोगे, आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा किस प्रकार के बेनिफिट्स आपको इस ग्रुप में दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग डिसाइड करते हो इस ग्रुप को ज्वाइन करना, तो 499 रुपीज़ का पेमेंट करने के लिए करना क्या है, आपने इस नंबर पर, ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है 8534873368, ये जो नंबर है इसके ऊपर खाली एक मैसेज करना कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो या आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। वहाँ से रिप्लाई आएगा और सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी, जो है लिंक है प्लस यहाँ पे प्रोसेस ऑफ पेमेंट है, जिसके माध्यम से आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट जैसा आप लोगों से हमेशा रहती है, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। मैं आपको याद दिला देता हूँ, काफ़ी लोग भूल गए होंगे। तो हमारा टारगेट है 5K+ लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। और साथ ही साथ में
मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, दीपा यादव एजुकेशन लिखोगे, प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। चलो आगे आते हैं, पेज नंबर 12 पर आते हैं। आप पेज नंबर 12 पर आप देखोगे तो आर्टिकल ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे काम के हैं नहीं कि ये इसकी मीटिंग उससे हुई, इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया फिलीपींस के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है और इसी वजह से मैंने आप लोगों से आज मैप में भी बोला है फिलीपींस को जाकर मैप में देखना है। एक आर्टिकल ये है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, इस आर्टिकल में एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर यूपीएससी ने 2023 में यानी अब की बार के प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा था। क्या बात की जा रही है समझते हैं। इंडिया का एक सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का काम क्या होता है? हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स कह रहा हूँ, हमारा जो अंतरिक्ष, जो हमारा स्पेस है, उसको ऑब्जर्व करने का काम करना। वहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का काम करता है ये टेलीस्कोप। अलग अलग देशों के बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं, भारत के पास में भी कई सारे टेलीस्कोप्स हैं। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण अपना जो रोल है वो प्ले किया है हमारे यूनिवर्स के वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने में। तो रिसेंटली यूनिवर्स के अंदर से, अंतरिक्ष से जो वाइब्रेशंस हैं वो कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व की गई हैं, है ना। वाइब्रेशन, झंझनाहट कह लो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्व की गई हैं। वो वाइब्रेशंस क्यों हुई हैं और इसमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए इंडिया के साथ साथ और कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं, वो सब कुछ यहाँ पे इस आर्टिकल में दिया गया है। तो भारत का एक सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसका नाम है GMRT टेलीस्कोप। GMRT की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप देख पाओगे, जाइंट मीटरवेयर रेडियो टेलीस्कोप। तो ये दुनिया के जो 6 सबसे बड़े टेलीस्कोप्स हैं ना, उनमें से यहाँ पर GMRT टेलीस्कोप भी आता है। तो इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इन्होंने यहाँ पर क्या रोल प्ले किया कि यूनिवर्स के अंदर में जो पल्सर है, पल्सर जो होता है ना, पल्सर बेसिकली एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार होता है। ये क्या होता है वो भी आगे बताऊँगा। तो पल्सर को ऑब्जर्व किया है। पल्सर को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने कंफर्म किया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रेजेंस आपको यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से ही यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं वो यहाँ पर डिटेक्ट की गई हैं यूनिवर्स के अंदर में। अब ये काम इंडिया ने अकेले नहीं किया है, इंडिया के साथ साथ जापान और यूरोप के भी जो टेलीस्कोप्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, साथ में मिलकर ये काम किया गया है। तो इसमें कुछ एविडेंस मिले हैं। एविडेंस में क्या देखा गया? यूनिवर्स से वाइब्रेशंस ऑब्जर्व करी गई हैं और उन वाइब्रेशंस के पीछे का रीज़न क्या है? वो वाइब्रेशंस के पीछे का मेन कारण है अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहले एक सिंपल सा तरीका। देखो, नॉर्मल यहाँ पर मान लो एक शांत पानी है, ठीक है, नदी है, बिल्कुल शांत है इस समय पर, या कोई झील है बिल्कुल शांत है। आप यहाँ पे आए, आपने एक पत्थर फेंका। जब आप पत्थर फेंकोगे उस झील के अंदर में या नदी के अंदर में, तो क्या होगा? इस प्रकार से साइडों में ऐसे रिंग्स जो हैं, ऐसे रिपल्स जो हैं वो बनने लगते हैं या नहीं बनने लगते हैं, दूर तक वो रिपल्स फैलते हैं। कुछ इसी प्रकार की जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी समुद्र में या नदी में क्यों बने, उसके पीछे का कारण है आपने पत्थर फेंका था। लेकिन अब अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल वेव्स बनने के पीछे का मेन रीज़न क्या है? अंतरिक्ष में होने वाली कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि ब्लैक होल का मर्ज होना। मतलब कि 2 बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल समझते हो ना, एक ऐसी जगह अंतरिक्ष में जो कि अपने अंदर सभी चीज़ को समा सके, जो लाइट है वो भी उससे बचकर ना निकल सके, जो चीज़ उसके अंदर गया कभी बाहर नहीं आ सकता। ऐसी जगह ब्लैक होल्स यहाँ पर कहलाती हैं। तो अंतरिक्ष में जब ब्लैक होल्स आपस में मिल रहे होते हैं या टकरा रहे होते हैं, या फिर एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, तो उससे क्या होता है? ये ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। समझ गए? सिंपल तरीका है ना। तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी भयंकर वेव्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नाउ जो ये ब्लैक होल पेयर्स होते हैं ना, ब्लैक होल होता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप कह सकते हो हमारे सूर्य से भी करोड़ों टाइम्स ज़्यादा हैवियर यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो एक ब्लैक होल के आसपास दूसरा ब्लैक होल घूमेगा तो इससे क्या होगा? यहाँ पर एक लो फ्रीक्वेंसी वाली जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी और उन्हीं वेव्स को अभी यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है। और इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ पल्सर्स को मॉनिटर किया गया। पल्सर्स के ऊपर में बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया। पल्सर, जिसको हम लोग नेचर का सबसे बड़ा क्लॉक मानते हैं, पल्सर एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार है।
ठीक है, एक जिसको डेड स्टार भी आप कह सकते हो, ये हमारे गैलेक्सी के अंदर में प्रेजेंट होता है। अब पल्सर क्या होता है, थोड़ा सा मैं और डिटेल से आपको बताता हूँ। पल्सर एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ये पल्सर क्या करता है, लगातार रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है, लगातार रेडियो वेव्स को पल्स करने का काम करता है, प्लस दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यहाँ पर ये निकालने का काम करता है। पल्सर्स बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं और एक रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार है। एक बड़ा न्यूट्रॉन स्टार आपको देखने को मिल जाता है। अब ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। न्यूट्रॉन स्टार को समझने से पहले आपने एक प्रोसेस समझना होगा, सुपरनोवा। ठीक है, सब अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन सब आपस में इंटरलिंक हैं। सुपरनोवा क्या होता है, देखो सुपरनोवा एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है डाइंग स्टार का। मान लो एक सितारा है, अब उस सितारे की लास्ट स्टेज चल रही है, वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म होते होते एंड तक उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो एक्सप्लोजन बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। और जैसे यहाँ पर ये इवेंट होता है ना, जो हमारा मैसिव स्टार का लास्ट स्टेज देखने को मिला जिसको हम लोग डाइंग स्टेज बोलते हैं, उसमें एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन ब्राइट और पावरफुल होता है। फिर एक्सप्लोजन के बाद में वो जो स्टार है ना, वो तो या फिर न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, या तो ब्लैक होल बन जाएगा, या फिर वो स्टार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो पल्सर्स क्या है, न्यूट्रॉन स्टार हैं। कैसे बने हैं, एक बड़े से स्टार के एक्सप्लोजन के बाद में बने हैं। ठीक है, और वो बड़े सा स्टार का एक्सप्लोजन हुआ, इस पूरे प्रोसेस को अपन सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो। तो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ये जो पल्सर स्टार्स हैं इनको भी मॉनिटर किया गया। इनकी वजह से यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे पास में पूरा ग्रेविटेशनल वेव का डिटेक्शन हुआ है वो यहाँ पर एग्जैक्टली हो पाया। ठीक है, तो ये था आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन लिंक कर सकते हैं। इंडिया फिलीपींस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो इंडिया और फिलीपींस दोनों आने वाले समय पर कई सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें साथ में मिलकर काम करेंगे, अपने सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, सेल्स को बढ़ाएंगे, प्लस जो डिफेंस पार्टनरशिप है दोनों के बीच में उसको भी मजबूत करेंगे। ठीक है, कई सारे ऐसे डिफेंस आइटम्स हैं, हथियार हैं जो कि फिलीपींस ऑलरेडी भारत से परचेज भी करता है। अब ये सारी बातें आज हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है, फिलीपींस के जो सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं जिनका नाम है एनरिक मैनुएलो, तो ये अभी यहाँ पर इंडिया आए हैं। 27 से 30 जून तक इंडिया रहेंगे, यानी आज आखिरी दिन रहे इनका इंडिया में। उसके बाद तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया में रहते हुए विज़िट की है अलग अलग जगह पर। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जी के साथ में एक बायलैटरल डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे डिस्कशंस हुए, मीटिंग हुए। इन मीटिंग्स के बाद में ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से इंडिया और फिलीपींस दोनों साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, दोनों साथ में मिलकर डिफेंस सेक्टर में मिलकर कोऑपरेट करेंगे। उसके अलावा कई सारे ऐसे वेपन आइटम्स जो कि आने वाले समय पर फिलीपींस और भी भारत से परचेज़ करने वाला है। प्लस उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम किया जाएगा, है ना। साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करेंगे। उसके साथ साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है उसमें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिफेंस कॉपरेशन में भी साथ में मिलकर कॉपरेट करने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग कोर्सेज, अलग अलग प्रकार के मिलिट्री एक्सचेंजेस, आने वाले समय पर भविष्य में जो भी अभ्यास होने वाले हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज होने वाली हैं, इन सब में मिलकर कॉपरेट करने वाले हैं, वो यहाँ पर ये बताया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया और फिलीपींस के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया एंड द फिलीपीन, जब हम बात करते हैं दोनों की, तो इन दोनों के रिलेशंस कब से बनना स्टार्ट हुए हैं। इतिहास देखें तो इन दोनों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ये 1949 में इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुए थे। 1949 में इनके रिलेशंस अच्छे से इस्टेब्लिश हुए थे, तब से यहाँ पर इनके रिलेशंस मेंटेन है। देखो, इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में, और इंडिया की आज़ादी से एक साल पहले यानी उसके पिछले ही साल फिलीपींस को आज़ादी मिली थी 1946 में। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर अपना 1949 में जो है अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में इंडिया ने अपनी एक पॉलिसी लॉन्च की, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी आप समझ रहे होंगे, यानी कि भारत का मेन मकसद है कि अपने से ईस्टर्न साइड वाली कंट्रीज़ के ऊपर मेन फोकस करना। स्पेशली यहाँ पर जो आसियान कंट्रीज़ हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। आसियान में 10 नेशंस हैं, उन 10 नेशंस में फिलीपींस भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें फिलीपींस भी आपको नज़र आता है। तो भारत ने इस प्रकार के प्रोग्राम्स लॉन्च किए कि हम लोग यहाँ पे इन कंट्रीज़ के साथ में, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके साथ में अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करेंगे। और इसमें फिलीपींस भी आया, फिलीपींस के साथ में भी हमने अपने रिलेशंस को इंटेंस किया, मजबूत किया।
ठीक है। फिर उसके बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई 2014 की, और उस पॉलिसी के दौरान यहाँ पर फिलीपींस के साथ में रिलेशंस हमारे अलग अलग सेक्टर में और बढ़ गए। पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, ट्रेड, इंडस्ट्री, इन सभी सेक्शंस में हम लोगों ने और ज़्यादा अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की, कोऑपरेट करने की कोशिश की। इंडिया का एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस रहा है फिलीपींस के साथ में, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब ये पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस का मतलब यह है कि जब भी व्यापार होता है भारत और फिलीपींस के बीच में, तो भारत को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादा फ़ायदा का मतलब है इंडिया फिलीपींस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और उनसे इम्पोर्ट कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस इंडिया के लिए देखने को मिलता है। प्लस बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी फिलीपींस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, फिलीपींस का एक हिस्सा बन चुकी है। प्लस फिलीपींस यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। बहुत सारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो यहाँ पर फिलीपींस में जा रहे हैं अपनी स्टडीज़ को आगे फर्दर बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है ना दोस्तों, आएंगे वर्ल्ड पेज पर। वर्ल्ड पेज पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल ज़रूर काम का है, ये वाला। यहाँ पर बात की जा रही है यूके और रवांडा के एग्रीमेंट के बारे में। आपने ज़रूर से सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी था पिछले साल, यूके रवांडा ने एक डील की है। क्या डील की मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी उस डील के विरुद्ध में जो यूके का हाई कोर्ट है वो उतर कर आया है, और यूके के हाई कोर्ट ने बोला है कि जो ये यूके की डील है रवांडा के साथ में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खासकर माइग्रेंट्स होते हैं उनके खिलाफ में जा रही है ये डील। तो जो ऋषि सुनक हैं, जो कि आज के समय पर यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका कहना यह है कि हम इस हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ में अपील करेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि यूके का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें यहाँ पर ये अपील करने के लिए बोल रहे हैं। अब ये मैटर क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखो, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो एजाइलम सीकर्स होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके देश में कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्होंने अपना देश छोड़ा, दूसरे देश में चले गए शरण लेने के लिए कि भाई वहाँ पर छत मिल जाएगी सर के ऊपर, थोड़ा 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, काम हो जाएगा। अब ऐसे कई सारे लोग जो है अपना देश छोड़कर सीधा यूके में भी जा रहे होते हैं। अब यूके में ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, एजाइलम सीकर्स हैं, इनकी संख्या बढ़ चुकी है ज़्यादा, जिसके बेसिस पर यूके ने रिसेंटली, पिछले साल की बात है, रवांडा नाम का जो एक देश है अफ्रीका में, इनके साथ में इन्होंने एक डील की। और डील करते हुए ये बोला कि यूके में जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स होंगे उनको सीधा क्या करेंगे, उठाकर रवांडा डिपोर्ट कर देंगे, रवांडा में भेज देंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर इलीगली या एजाइलम सीकर्स होंगे यूके के अंदर में, उनको उठाकर रवांडा भेज दिया जाएगा, और रवांडा को यूके की सरकार पैसा देगी कि वो इनका ख्याल रखे, इनका ध्यान रखे। तो मतलब कोई व्यक्ति अगर यूके में जा रहा है तो उसको सीधा उठाकर रवांडा भेज दिया जाएगा। रवांडा में कैसी सिचुएशन रहेगी उसके साथ में कुछ नहीं पता। ये था यहाँ पर एग्रीमेंट, जिससे अजाइलम सीकर्स को या इलीगल माइग्रेंट्स को कम किया जा सकेगा। ये बेसिकली यहाँ पर इनकी एक पॉलिसी है। बट हुआ क्या, दुनिया भर में इस पॉलिसी की काफ़ी ज़्यादा निंदा हुई है। ये आप देख पाओगे, लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कई सारे आर्टिकल्स यहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको बताए थे। अब आगे आते हैं, यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हो ना, पीछे ना एक वर्ल्ड मैप बना हुआ है। इसी वर्ल्ड मैप में ऊपर आपको यूके दिखाई देगा, नीचे पूरा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नजर आएगा। इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रवांडा है। तो यूके में अगर कोई इलीगल माइग्रेंट जाएगा, इलीगल तरीके से एंट्री करेगा, तो यूके क्या कह रहा है, हम उठाकर उसको सीधा रवांडा भेज देंगे, और रवांडा से वे ट्रीटमेंट उसको अच्छा मिलेगा, ठीक है। मतलब यूके की सरकार रवांडा को पैसा देती रहेगी, कहेगी इनको संभालते रहो, बस ये काम है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। कोर्ट ने तो खैर निंदा की, हाई कोर्ट ने इस चीज़ की, और बोला है कि ये गलत है, खासकर एजाइलम सीकर्स के लिए। बट ऋषि सुनक बोलते हैं इस मैटर को हम आगे लेकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो वापस से न्यूज़ में आएगा, वो क्या होगा मैटर, वो भी डिस्कस कर लेंगे। आगे आते हैं फिलहाल ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। आज के एडिटोरियल डिस्कशन में 3 रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं हमारे पास में, जिसमें पहले हम बात करेंगे असम के डिलिमिटेशन ड्राफ्ट के बारे में। तो डिलिमिटेशन क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस डिस्कस किया गया है, वो सब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उसके अलावा कई सारे लोग आज के समय पर, जैसे असम में जो अहोम कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस डिसीजन से, वो क्यों नाराज़ हैं वो भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एडिटोरियल में बात की गई है ओपन मार्केट सेल स्कीम के बारे में, OMSS। अब इसको लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु काफ़ी नाराज़ है इस स्कीम को लेकर, ये क्या मैटर है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर एक आर्टिकल और है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर, वो हमारा लास्ट पेज पर है, उसको भी डिस्कस करेंगे, और वहीं से आपका मेंस का क्वेश्चन आज बनेगा, ठीक है। चलो खैर आते हैं सबसे पहले इस वाले आर्टिकल की तरफ। अब हुआ क्या, मैटर क्या है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। बात है 20 जून की। 20 जून में जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे देश भर में सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम करता है, इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल, खाली एक प्रपोजल यहाँ पर रिलीज़ किया, और वो प्रपोजल था बेसिकली असम को लेकर, डिलिमिटेशन के प्रोसेस को लेकर,
ठीक है। असम की जो लोकसभा के अंदर जो सीट्स हैं, असम की जो असेंबली है, बेसिकली वहाँ पे डिलिमिटेशन को लेकर एक प्रपोजल जारी किया। तो यहाँ पे बोला गया कि जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं असम की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनचेंज रहेंगी, क्योंकि आपको पता है हर एक राज्य से कहीं ना कुछ सीट हैं जो पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा के अंदर में सीट हैं हर राज्य से। तो यहाँ पे बोला गया असम की जो सीट है राज्यसभा के अंदर, सॉरी लोकसभा के अंदर में या पार्लियामेंट में जो भी सीट्स इनकी अवेलेबल हैं बेसिकली वो अनचेंज रहेंगी, उनमें यहाँ पर कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं नज़र आएगा, ये यहाँ पर बोला गया। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है कि 24 असेंबली सीट्स को रीशेप भी करेंगे, यानी असम की जो असेंबली सीट्स हैं, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है, विधानसभा की बात की जा रही है, तो वहाँ की जो असेंबली सीट्स होंगी इनको रीशेप किया जाएगा, इनके अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा, ठीक है, थोड़ा सा रीनेम किया जाएगा। और जो रिजर्व सीट्स होंगी, जो खासकर रिजर्व करके रखी हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, उन रिजर्व सीट्स की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा, ये बात यहाँ पे बोली गई है, जिसकी वजह से असम में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट, एक प्रदर्शन किया गया अहोम्स के थ्रू। अब वो प्रोटेस्ट के पीछे का रीज़न क्या है? अहोम्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। डिसअपॉइंटेड इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी जो सीट्स हैं, अहोम्स किंगडम वाले लोगों की जो सीट है बेसिकली, मतलब अहोम एरिया जो बेसिकली जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनकी जो सीट्स हैं असेंबली के अंदर में वो कम कर दी गई हैं और दूसरे सेक्शन की सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर थोड़े जो प्रोटेस्ट हैं वो जारी हैं, समझ गए? तो क्या हुआ कि जो अहोम्स है वो डिसअपॉइंटेड हैं। क्यों? क्योंकि असेंबली में जो अहोम्स की सीट्स हैं वो कम कर दी गई हैं। अब अहोम्स को रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में कम मिल रहा है, जबकि जो दूसरे सेक्शंस के लोग हैं, ठीक है, वेस्टर्न असम से जो लोग हैं उनकी सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है, डिलिमिटेशन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये केवल और केवल अभी के लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल है, केवल एक प्रपोजल है, ठीक है। अब डिलिमिटेशन होता क्या है पहले ये समझो, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। डिलिमिटेशन मतलब होता है हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिमिट्स को फिक्स करना, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब ये क्या मतलब है, इसको समझना। देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो साल 2011 का एग्जाम्पल लिया और इधर हमने साल 2023 का एग्जाम्पल लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि साल 2011 और साल 2023 में पॉपुलेशन को लेकर कोई डिफरेंस होगा, क्योंकि देखो 2011 की तो जनगणना जो सेंसस है वो हमारे पास में है, लेकिन 2023 की जो जनगणना है वो अभी तक आई नहीं है। वैसे 2021 में आनी थी, बट कोविड की वजह से वो आगे पोस्टपोन कर दी गई, 2023 तक अभी वो जनगणना आई नहीं है। लेकिन मैं फिर भी अगर आपसे एक अंदाज़ा पूछूं कि 2011 में जितनी जनसंख्या थी और 2023 में जितनी जनसंख्या है, क्या ये सेम होगी या बड़ी होगी? ऑब्वियसली बड़ी होगी। अब इंडिया जो है आज के समय पर दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री भी बन चुका है, ठीक है, तो इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो एक पॉपुलेशन का काफ़ी बड़ा डिफरेंस होगा। लेकिन आप ये बताओ कि 2011 में जितनी भी जनसंख्या थी उसी के हिसाब से, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया ये है, इसमें जो भी लोग हैं, इस एरिया में इतने 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 लोग हैं, उसके हिसाब से क्या होता है, ये अपने जो MPs वगैरह हैं, MLAs वगैरह हैं, उनको चुन लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं, है ना। तो इस एरिया से यहाँ पर उनको एक पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। लेकिन ये 2011 का स्ट्रक्चर है। अब 2023 में समय बदल चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप मान सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इस एरिया में पॉपुलेशन कम है, इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, इसमें थोड़ी कम है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे इन वापस से, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन पुराने वाले रिकॉर्ड के हिसाब से मिल रहा है। तो इसी बाउंड्रीज़ को वापस से फिक्स करने के लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है और वापस से यहाँ पर इनको फिक्स करता है कि भैया जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों को मिले, समझ गए। और जिस एरिया में कम लोग हैं वहाँ से कम रिप्रेजेंटेशन मिले, मतलब एक इक्वालिटी आ जाए, एक समानता बीच में बन जाए। ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे लोग एक एरिया में हैं, वहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ से जो MP निकल कर आ रहा है वो एक ही निकल कर आ रहा है। अगर ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर तो बेसिकली क्या हो सकता है कि उस एरिया को ज़्यादा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, उस एरिया की जो बाउंड्रीज़ है वो डिवाइड की जा सकती हैं, फिक्स की जा सकती हैं, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, जो हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बदल रही है सभी को रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट के अंदर में, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। इस वजह से यहाँ पर ये डिलिमिटेशन किया जाता है। और ये जो पूरा डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, जो कानून है, इसको लाया गया था 1952 के अंदर में। एक बार ये कानून जब आ गया फोर्स में, तो इसके बाद जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया। तो आज हमारे पास में एक कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन को अभी तक 4 बार बनाया जा चुका है, 4 बार सेटअप किया जा चुका है।
और वो 4 बार कौन कौन सा समय था, एक बार 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में। ठीक है, तो इन चारों साल बार यहाँ पे कमीशन बैठा है और जो पहला कमीशन बैठा था वो हमारे प्रेसिडेंट ने आगे बढ़ाया था, इसको प्रेसिडेंट ने कैरी आउट किया था 1950 से लेकर 51 के बीच में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से पहला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी कब, 1950 से लेकर 51 में। अगर हम डिलिमिटेशन का इतिहास देखें तो जो लास्ट डिलिमिटेशन हुआ है जिसने राज्यों के हिसाब से, जो कह सकते हो कॉम्पोजिशन है, राज्यों के हिसाब से लोकसभा की जो सीट्स उसमें जो बदलाव किया गया था लास्ट डिलिमिटेशन में, वो 1976 में कंप्लीट हुआ था। लेकिन वो जो 1976 वाला जो डिलिमिटेशन हुआ था ना, वो 1971 के जनगणना के हिसाब से हुआ था। 1971 की जो जनगणना थी, जो उस समय पर पॉपुलेशन थी, उसके हिसाब से लोकसभा की सीट्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया था ताकि लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, वो लोगों का यहाँ पे जो एमपी है वो प्रॉपरली यहाँ पर पहुँच सके हर एक एरिया से, ताकि वो एमपी जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे सके। समझ गए इस बात को। अब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, उन्होंने यहाँ पर ये मैंडेट कर दिया है कि जितने भी लोकसभा के अंदर में सीट्स का लोकेशन होगा वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा, कि किसी भी एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है जिस हिसाब से, उस हिसाब से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर एक पर्सन का जो वोट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब क्या हुआ यहाँ पे, पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ही मैटर करती है तो इससे आप एक हिसाब लगा सकते हो कि मान लो कोई देश ऐसा है कोई राज्य ऐसा है जिस राज्य ने अपनी आबादी को, अपनी पॉपुलेशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया, या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ज़्यादा खास काम नहीं किए, तो वहाँ की आबादी बढ़ गई। तो वहाँ की आबादी बढ़ने का मतलब है उस राज्य को ज़्यादा लोकसभा सीट्स मिलेंगी पार्लियामेंट में। समझ गए। अब जिस राज्य में यहाँ पर कम पॉपुलेशन रहेगी, ऑब्वियस सी बात है उनको रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा, क्योंकि हमें लोगों को इक्वली रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पर? हमारे पार्लियामेंट के अंदर में। ये है यहाँ पर पूरा का पूरा मुद्दा। अब उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, ये तो मैंने आपको समझा दिया है पूरा का पूरा मामला। अब ना पॉपुलेशन कहीं पर बढ़ रही थी, कहीं पर घट रही थी, इस प्रकार का अनइक्वलिटी वाली जो चीज़ है वो चलती वही नज़र आ रही थी। इसकी वजह से बोला गया कि अभी डिलिमिटेशन नहीं बैठेगा, डिलिमिटेशन को सस्पेंड कर दिया गया। स्टार्टिंग में तो 2001 तक सस्पेंड कर दिया गया था कि 2001 तक डिलिमिटेशन नहीं बैठेगा। फिर बाद में एक और अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2026 तक कर दिया कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। 2026 तक एक आशा ये लगाई जा रही है कि देश के अंदर में एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा, सभी का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बराबर होगा और एक जैसा देखने को मिलेगा, एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी, समानताएं नज़र आएंगी, तब डिलिमिटेशन किया जा सकता है ना। तो डिलिमिटेशन को 2026 तक पोस्टपोन कर दिया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि डिलिमिटेशन की आवश्यकता क्यों है हमें? आवश्यकता है इसलिए है ताकि लोगों को प्रॉपर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वल सेगमेंट्स के हिसाब से लोगों की जो वैल्यू है वोट की वो यहाँ पर हम लोग बनाए रख सकें। ठीक है, उसके बाद में संविधान क्या बोलता है? संविधान में भी डिलिमिटेशन के बारे में बात की गई है। जो हमारा आर्टिकल 82 है, इस अनुच्छेद 82 के अंदर में पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन एक्ट को बनाने की बात की है हर एक सेंसस के बाद में, यानी कि जैसे हर एक जनगणना होगी, जैसे लास्ट 2011 में जनगणना हुई थी, अब उसके बाद यहाँ पर अब जनगणना होगी, तो जैसी जनगणना और आपको पता है हर 10 साल में जनगणना की जाती है, तो उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट बनेगा, डिलिमिटेशन एक्ट आएगा, ये बात आर्टिकल 82 बोलता है। और आर्टिकल 170 भी हमारा डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 170 के अंडर में बोला गया है कि जो भी स्टेट्स, जो भी राज्य हैं, इनको डिवाइड किया जाएगा अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर एक जनगणना के बाद में डिलिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी स्टेट्स को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये बातें हमारा संविधान बोलता है। अब सवाल यह है कि ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा कौन, ये सारा काम करेगा कौन? ये सारा काम करने के लिए हमारे पास में कमीशन है, डिलिमिटेशन कमीशन। अब इस कमीशन में अपॉइंटमेंट कैसे होता है? देखो, इस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, इस पूरे कमीशन को। अपॉइंट करने के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन में काम करते हैं। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो हो सकते हैं इसके मेंबर। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे ECI के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और बाकी जो स्टेट वाले इलेक्शन कमिश्नर है उसके भी यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाएंगे रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये तीनों ही लोग मिलकर यहाँ पे पूरा का पूरा
या डिलिमिटेशन कमीशन को बनाते हैं। अब डिलिमिटेशन कमीशन का जो मेन मकसद होगा मैं आपको बता ही चुका हूँ, ताकि पॉपुलेशंस को इक्वल रखकर एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल सके, प्लस जहाँ जहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर रिजर्व सीट्स की आवश्यकता होगी उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ये सारा काम हमारा इस डिलिमिटेशन कमीशन का होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं उसके बाद में। अब डिलिमिटेशन कमीशन की पावर्स क्या होती हैं? देखो, बोला जा रहा है कि जो भी मेंबर्स इस कमीशन के अंदर में बैठे हैं, सपोज उन मेंबर्स के अंदर उन मेंबर्स का जो ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो ओपिनियन अलग अलग है, कोई एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं है। तो जो ओपिनियन होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों का होगा, ठीक है, जो ज़्यादातर लोगों का सेम ओपिनियन होगा, उस ओपिनियन को माना जाएगा। दूसरी चीज़, जो डिलिमिटेशन कमीशन है इंडिया में एक हाई पावर्ड बॉडी की तरह भी देखी जाती है, यानी इसका जो ऑर्डर आ गया ना, उस ऑर्डर को आप किसी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो ये था कंप्लीट डिलिमिटेशन कमीशन। आई होप आपको पूरा मैटर समझ में आ चुका है, प्लस असम में क्या हो रहा है वो आपको एग्जैक्टली समझ में आया। नाउ आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नाउ जो दूसरा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब ये क्या है पूरा मैटर, इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। देखो क्या बात बोली जा रही है। हाल ही में हैदराबाद के अंदर में एक हॉस्पिटल में एक केस निकल कर आया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस न्यूज़ में आया है। कई सारे डॉक्टर्स ने बोला है कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर भी ये चर्चा में था, इसको लेकर हमें कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, यानी कुछ पॉलिसीज़ हमें लेकर आनी होगी, नहीं तो फिर ये बीमारी बहुत खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस आप ये देख सकते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी ये बोल रखा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक सबसे बड़ा खतरा है मानव की हेल्थ को। और यहाँ पे बोला है कि साल 2019 में लगभग 4.95 मिलियन, या इमेजिन करो 5 मिलियन के आसपास 50 लाख लोगों की जान गई थी इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। फिर नई नई बीमारियों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, जैसे टीबी की बीमारी, जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है ना, इसमें भी यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो आ चुका है, वैसा वाला आपको ये देखने को मिलेगा। और इससे सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाले देश हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा आय नहीं है, जितनी ज़्यादा कमाई नहीं है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा लोग मर भी रहे हैं इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। इसी वजह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने साल 2015 में एक प्लान स्टार्ट किया था, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिससे यहाँ पर इस प्रकार के रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि भैया एंटीबायोटिक्स फालतू में मत खाया करो। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, किसी भी बीमारी के लिए हम लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को खाना यूज़ कर देते हैं। और एक बार देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब एक इंसान एंटीबायोटिक्स का यूज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और उसकी जो बॉडी है, अब वो एंटीबायोटिक्स के रिएक्शंस को कहीं ना कहीं यहाँ पर एब्जॉर्ब करना छोड़ चुकी है। मान लो एक इंसान को कोई बीमारी है, उसके बॉडी में बैक्टीरिया है, उसके बॉडी में एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से उसको बुखार है। अब उसने क्या किया, एंटीबायोटिक खा लिया, उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मारने की कोशिश की। अब बहुत सारा एंटीबायोटिक्स खाया जा रहा है, वो यहाँ पर बुखार ठीक नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया अभी भी उसके बॉडी के अंदर में। एक समय बाद क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मजबूत क्या हो जाएगा कि आप अब कितनी भी एंटीबायोटिक आप खा लो, आप उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप एंटीबायोटिक खाओगे तो वो उसके लिए और एनर्जी का काम करेगा, उसको पावर देगा। तो आप ये लगा लो कि दवाई खाने के बाद स्थिति और ज़्यादा बेकार हो जाए। उसी को हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये है AMR। अब यहाँ पर पूरा मामला क्या है इसको हम लोग समझते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि 2019 में कई सारे लोगों की यहाँ पर जान गई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया में एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है मौत का, लोगों की मौत का। सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है AMR की वजह से, ये हो रही हैं लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से, निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शंस होते हैं वायरस की वजह से, अब वो भी इस बैक्टीरिया की वजह से। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में क्या होता है कि जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बैक्टीरिया कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता बॉडी से। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ऐसी पावर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, ये सारी चीज़ें, ये एक रेजिस्टेंस अपने अंदर लेकर आ जाते हैं कि भैया आप कितनी एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल या एंटीलेमेनेटिक्स कोई सी भी दवाइयाँ खा लो, कोई असर इनके ऊपर नहीं होगा। अब उससे ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया मजबूत हो जाए अपने एंटीबायोटिक्स के खिलाफ में, तब यहाँ पर हम लोग उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं।
जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अपने अंदर बना लेते हैं, मजबूत हो जाते हैं, इनको हम लोग सुपर बग्स के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो दुनिया में टॉप 10 खतरे हैं मानव के हेल्थ को लेकर, उसमें ही यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ऐड किया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बीमारी क्यों फैल रही है। बीमारी फैलने का सबसे पहला रीज़न है कि भैया एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ करना, दुरुपयोग करना। एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार एंटी माइक्रोबियल्स का यूज़ हो रहा है, मेडिसिन सेक्टर में यूज़ हो रहा है, इनअप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ हो रहा है, तो बेफालतू में यूज़ करना, दुरुपयोग करना भी कहीं ना कहीं यहाँ पर यह खतरनाक बना जाता है। हमारी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं, यहाँ से जो पानी वगैरह निकलता है, वेस्ट जो निकलता है, वो वेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसकी वजह से भी एनवायरनमेंट के अंदर हमारा एंटी माइक्रोबियल्स जो है बनते हुए नज़र आते हैं। अब इंडिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर क्या सिनेरियो है। देखो, भारत के अंदर भी बड़ी आबादी कहीं ना कहीं इस वाली बीमारी को फेस कर रही है, जिनको मतलब अब क्या है, बड़ी आबादी इंडिया के अंदर में थोड़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इनकम अच्छी है, तो वो लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को परचेज़ कर पाते हैं। अब कोई भी उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ है, फटाफट उन्होंने एंटीबायोटिक्स को परचेज़ किया बिना किसी अवेयरनेस के, बिना किसी यहाँ पर गाइडेंस के, और दबाकर उन एंटीबायोटिक्स को खाया, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ही अपने आप को रेजिस्टेंस बना लेता है। ठीक है, और कई बार काफ़ी सारी दवाइयाँ खा ली जाती हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। आप कई सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हो। अब अफ्रीका, यूरोप और एशिया के काफ़ी सारे और अलग अलग जो पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सबसे ज़्यादा इस प्रकार का टाइफाइड जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइफाइड भी हो जाता है, जिसके लेकर आप कितनी दवाइयाँ खा लो वो टाइफाइड सही नहीं हो पाता। इंडिया में बोला जा रहा है 56,000 कितने 56,000 से ज़्यादा जो नए बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, जिनकी मतलब कह सकते हो कि जिनका जो भी पैदा ही हुए हैं, हर साल इतने बच्चों की जान जा रही है सेप्सिस की वजह से। और सेप्सिस भी अगेन वही कंडीशन जब एंटीबायोटिक्स उनकी बॉडी में काम करना बंद कर दे और बैक्टीरिया उनकी जान ले ले। ठीक है, अब कुछ मेजर्स, कुछ तरीके अपनाए गए हैं ताकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल किया जा सके। जैसे कि एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था AMR को लेकर। इस प्रोग्राम को 2012 में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम के अंडर में जो AMR सर्विलांस नेटवर्क है वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत करने के बारे में चर्चा की गई है। उसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल एक्शन प्लान यहाँ पर AMR को लेकर आए, एक प्रोग्राम चलाया है, एक प्लान चलाया है। उसके बाद में सर्विलांस और रिसर्च नेटवर्क के ऊपर काम किया जा रहा है। इस प्रकार की कई सारी कैटेगरीज़ को हम लोगों ने लॉन्च किया है, लेकिन अभी तक हम ऐसी प्रॉब्लम से लड़ने में सक्षम प्रॉपरली नहीं रह पाए हैं, ऐसा यहाँ पर कह सकते हो। अब उसके बाद जो आज का मेंस का क्वेश्चन है वो इसी वाले एडिटोरियल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स इन दिस सेंचुरी। इन 100 सालों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा आपको देखने को मिल जाएगा। गंभीर कह सकते हो कि दुनिया भर में हेल्थ थ्रेट्स देखने को मिल जाएगा, स्वास्थ्य को लेकर एक सबसे बड़ा खतरा देखने को मिलेगा। तो इसके बेसिस पर बताना है, डिस्कस द रोल ऑफ AMR वैक्सीन्स कैन प्ले इन प्रिवेंटिंग फर्टिलिटीज़ बाय AMR। आपने बताना है कि जो AMR वैक्सीन्स जो आती हैं वो कैसे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, कैसे लोगों की जो जान है वो यहाँ पर बचा सकती हैं इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है रोगाणुरोधी प्रतिरोध, हिंदी में इसको ये बोला जाता है, इस सदी में सबसे गंभीर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। AMR से होने वाली मौतों को रोकने में AMR टीके की भूमिका पर चर्चा करें। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पर 65,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, अपने आंसर्स को जब आप सबमिट करोगे तो साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी जाकर उसका ज़रूर से हिस्सा बन सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ अगले एडिटोरियल में बात की जा रही है ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर व्हीट एंड राइस के बारे में, जिसको अपन OMSS के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली हमने यहाँ पर यह डिस्कस भी किया था। देखो हुआ क्या है, तमिलनाडु और कर्नाटका
ये जो दोनों राज्य हैं, ये दोनों राज्य कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार को आज के समय पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इनकी आलोचना कर रहे हैं। आलोचना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका कहना यह है कि इस OMS स्कीम के तहत ये तमिलनाडु और कर्नाटका को प्रॉपरली जो गेहूं और चावल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अपने राज्य के अंदर में जो पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये गेहूं चावल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने राशन प्रॉपरली यहाँ पर ये नहीं दे पा रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटका का कहना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट्स है कहीं ना कहीं कुछ ऑल्टरनेटिव देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और दूसरा तरीका देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो तमिलनाडु और कर्नाटका को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI नाम की जो बॉडी है, यहीं से गेहूं चावल परचेस करना होता है और फिर उसके बाद अपने राशंस वगैरह में देना पड़ता है। तो ये कुछ दूसरा तरीका देख रहे हैं, क्योंकि FCI ने तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। आप ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल चावल और गेहूँ नहीं दिया जा रहा है। OMS स्कीम के तहत यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रोक टोक लगाई गई हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर नियम कानून ऐड कर दिए गए हैं। तो पहले तो आपने ये समझना होगा कि OMS क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल से जानने को मिलेगा कि मैटर क्या हुआ है। तो OMS दैट इज़ ओपन मार्केट सेल स्कीम होता यह है कि जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, आपको पता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारे किसानों से गेहूं चावल परचेज करके अपने गोदाम में रख लेता है, ठीक है, MSP पर, और फिर उसके बाद में ये हमारा जो लोगों के पास में राशन आता है ना, वो यहीं से निकल कर आता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कभी कभी क्या करता है, अपना जो सरप्लस स्टॉक है, यानी एक्स्ट्रा जो अधिक से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक इनके पास में गेहूं और चावल का, उनको ऑक्शन के तौर पर बेचने का काम करता है। सरप्लस वाला जो, ध्यान रखना, जो नॉर्मल जो उनका यूज़ है वो तो हो गया, जो एक्स्ट्रा बच गया उसकी ऑक्शनिंग करते हैं, नीलामी करते हैं। जैसे आप कहते हो ऑक्शनिंग का मतलब नीलामी होती है। ऑक्शनिंग की जाती है एक ओपन मार्केट प्लेटफॉर्म पर, और ये टाइम टू टाइम यहाँ पे होती है, ठीक है, मतलब हर समय इनका टाइम सेट है, उस टाइम पर यहाँ पर आपको ये नीलामी होती हुई नज़र आएगी। तो जो पर्पज़ है OMS का, ये जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है, इसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि जो सरप्लस स्टॉक है गेहूं और चावल का, उसको यहाँ पे पहुँचाया जा सके जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, इसको डिस्पोज किया जा सके, ठीक है। और इसको यहाँ पर इसलिए छोड़ा जाता है, यानी जो सरप्लस वीट और राइस है ये मार्केट में इसलिए छोड़ा जाता है ताकि मार्केट में जो गेहूँ के प्राइसेस हैं बेसिकली उसको हम लोग थोड़ा सा रेगुलेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ये हर सप्ताह कह सकते हो वीकली बेसिस पर इस प्रकार की ऑक्शनिंग करता है, और ये सारी ऑक्शनिंग की जाती है एक प्लेटफॉर्म के बेसिस पर, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो गेहूँ वगैरह है वो यहाँ पर बेचे जाते हैं, इनकी ऑक्शनिंग की जाती है। तो ये जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंजेस है ना, ये NCDEX, ये बेसिकली एक कमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिससे आप अलग अलग जो एग्रीकल्चरल और जो दूसरे सामान हैं उनके बीच में व्यापार कर सकते हो, ठीक है। तो पर्पज़ आप समझ गए, OMS का पर्पज़ यही है कि जो सरप्लस फूड स्टॉक है, सरप्लस जो गेहूँ चावल है, उसको यहाँ पर मार्केट के अंदर में छोड़ना, ठीक है। और इसमें FCI का बहुत बड़ा रोल है। अब क्या हुआ कि हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इस OMS के सिस्टम को रिवाइज़ कर दिया। पहले ये हो रहा था कि OMS सिस्टम के तहत जो चावल गेहूं दिया जाएगा राज्य सरकारों को, वो 3000 मैट्रिक टन्स के आसपास होगा। 3000 मैट्रिक टन्स के आसपास एक बायर जो है बोली लगा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये 3000 मैट्रिक टन की जो रेंज है वो कम करके 100 मैट्रिक टन कर दिया, 10 से 100 मैट्रिक टन। तो 10 से 100 मैट्रिक टन के बीच में अब यहाँ पर परचेज़ कर सकते हो, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है ताकि जो इन्फ्लेशन से बेसिकली खासकर जो प्राइस बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ में सरकार का कहना यह है कि भैया ये सरप्लस वाला फूड है, ये ध्यान रखना। तमिलनाडु कर्नाटका जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों को राशन दिया जाता है ना, जो 80 करोड़ बेनिफिशरीज अलग हैं, जो इस 80 करोड़ लोग देश के हैं ना, उनके लिए अलग से राशन जाता है, ठीक है, उनके लिए अलग से जाता है, वो अलग है। ये सरप्लस फूड की बात कर रहे हैं। ये सरप्लस फूड बाकी यहाँ पर 60 करोड़ कॉमन कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए होते हैं। कॉमन कंज्यूमर्स जिनके ऊपर रिटेल प्राइसेस का इफेक्ट होने लगता है, उनके लिए यहाँ पर हम लोग ये लेकर आए हैं। तो उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, जैसे अगर कोई महंगाई वगैरह बढ़ रही है तो वहाँ पर थोड़ा सप्लाई वगैरह मेंटेन करने के लिए, जैसे कि मार्केट में सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, इनके पास में जो सरप्लस है उसकी सप्लाई कर देंगे, इससे सप्लाई हो जाएगी तो मार्केट में स्थिति जो है स्टेबल हो जाएगी। तो उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर ये OMS को चलाया जाता है, ये यहाँ पर इनका कहना है, ठीक है।
तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप आप लोग यहाँ पर ये समझ गए होंगे OMSS। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने एक और बॉडी के बारे में बात करनी है जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI क्या है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं क्योंकि UPSC पहले सवाल पूछ चुका है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकार की थ्रू ओन करने वाली एक कॉरपोरेशन है जिसका मेन काम है भारत में फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यानी कि सभी लोगों तक खाना पहुंच सके इस चीज़ को मेंटेन करने का काम करना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1965 में फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मार्केट के अंदर में प्राइस स्टेबिलिटी आए, कोई भी दाम ऐसा ना हो कि लोग अफोर्ड ना कर पाएँ खाने को, प्लस यहाँ पे लोगों के पास में अच्छे से फूड को अवेलेबल किया जाए, फूड की जो कमी है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाए। जहाँ जहाँ पर अगर मान लो कोई क्राइसिस आ जाता है ना, मान लो कोई जैसे कोविड आया या कोई और दूसरा क्राइसिस आया, कोई और दूसरा संकट आया जिसकी वजह से फूड की कमी हो गई है देश के अंदर में, तो FCI अपने बफर स्टॉक का यूज़ करता है। बफर स्टॉक मतलब जो इमरजेंसी के लिए उन्होंने स्टॉक बना के रखा हुआ है उसका ये फिर ये यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पे अपने देश के अंदर में छोड़ने का काम करते हैं। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे देश में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करते हैं, यानी जो आपको पता होगा लोगों को राशन दिया जाता है, वो राशन भी यहाँ पर कह सकते हो कि ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही यहाँ पर वो जो फूड है उनको प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ में जो ऑक्शंस वगैरह है जिसमें आपको बता ही चुका हूँ कि जो सरप्लस फूड है, जो उनके पास में एक्स्ट्रा फूड बच जाता है सब कुछ देने के बाद में, उसकी ऑक्शनिंग कर देते हैं, नीलामी कर देते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो प्लेटफॉर्म वगैरह वो सब कुछ मैं आपके साथ में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने वीडियो के अंत पर। आज के डिस्कशन में बस खाली इतना ही है, बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर जाएंगे। प्लस पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो सारे नोट्स को लेने के लिए। बाकी UPSC का 2023 का जो क्वेश्चन था कि इंडिया के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बता दो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो केवल सही है, ठीक है, तो 2 ओनली सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट के तहत जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं ना, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के बीच में ये 15 से 25 करोड़ नहीं, इससे कम होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बैंक लोन्स होते हैं हमारे MSME के लिए, उनको प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर में क्वालिफाई किया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब आप समझ रहे हो, देखो प्रायोरिटी सेक्टर जो कि हमारे बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर इम्पैक्ट पहुँचाए। जैसे मतलब देखो प्रायोरिटी सेक्टर की बात करते हैं, इसका जो इम्पैक्ट है ना वो लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर पहुंचता है, वीकर सेक्शंस बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, MSME है, इन सब ये सारे के सारे हमारे प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में आते हैं। तो जो भी लोन्स MSME को दिए जाते हैं वो पहले प्रायोरिटी सेक्टर में क्वालिफाई होते हैं, ये सही बात है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो एग्जैक्टली आपको सही देखने को मिल जाता है, ठीक है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।